दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जीके अड्डा विद स्कीम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा के मॉडल पेपर 14 की। और इससे रिलेटेड बाकी के मॉडल पेपर भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन त्वचा की सतह को जल से अभेद्य बनाता है? तो त्वचा की सतह को जल से अभेद्य बनाने वाला होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केराटिन। केराटिन जो होता है वो त्वचा की सतह को जल से अभेद्य बनाता है। और केराटिन पाया जाता है हमारे बाल, त्वचा और नाखूनों में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। किडनी में पथरी वाले मनुष्य को सलाह दी जाती है छोड़ने की, यानी कि अगर पथरी है किसी की किडनी में तो उसे सलाह दी जाएगी छोड़ने की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिरका। उसको सिरका छोड़ने की सलाह दी जाएगी। और सिरका जो बनता है वो बनता है एसिटिक एसिड के तनु घोल से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिरका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, दलहनी फसलें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है क्योंकि उनमें उपस्थित होता है। तो दलहनी फसलें जो होती है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है क्योंकि उनमें उपस्थित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रंथिल जड़ें। ग्रंथिल जड़ें उपस्थित होने के कारण दलहनी फसलें जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाती है। और ग्रंथिल जड़ें जो होती है ये अपने आखिरी सिरों में गोल मोती जैसी आकृति बना लेती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रंथिल जड़ें। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, कोशिका भित्ति का खुरदरापन होता है। तो कोशिका भित्ति का खुरदरापन होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वैक्टीन से। कोशिका भित्ति का खुरदरापन होता है वैक्टीन से। और कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका झिल्ली के बाहर वाली जो मोटी परत होती है उसको बोलते हैं हम कोशिका भित्ति। और इसका खुरदरापन होता है वैक्टीन से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस रूप में CO2 रक्त के अंदर प्रवेश करती है? तो किस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 रक्त के अंदर प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में CO2 रक्त के अंदर प्रवेश करती है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र होता है MgCO3। MgCO3 होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वसनीय विकार यानी कि रेस्पिरेटरी एंजाइम स्थित होते हैं जीवाणु के। तो श्वसनीय विकार बोले या श्वसनीय एंजाइम बोले, तो श्वसनीय एंजाइम स्थित होते हैं जीवाणु के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा झिल्ली में। यानी कि श्वसनीय विकार स्थित होते हैं प्लाज्मा झिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट यानी कि नाइट्रोजन वेस्ट है। तो अमोनिया मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट यानी कि नाइट्रोजन वेस्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टैडपोल में। मेढक के टैडपोल में अमोनिया जो है वो मुख्य नाइट्रोजन वेस्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में, मनुष्य के हीमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? तो मनुष्य के हीमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन के अणु जुड़े होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4 अणु। 4 अणु जुड़े होते हैं मनुष्य के हीमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, परम निःश्वसन। और निःश्वसन का मतलब होता है इनहेलेशन, यानी कि शरीर जो हवा लेता है बाहर से जो हवा शरीर के अंदर जाती है फेफड़ों के, उसको बोलते हैं हम निःश्वसन यानी कि इनहेलेशन। तो परम निःश्वसन के समय निःश्वसित हो सकने वाली अधिकतम वायु की मात्रा है। तो परम निःश्वसन के समय निःश्वसित हो सकने वाली अधिकतम वायु की मात्रा होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ों की वोलेटाइल क्षमता के ऊपर ये डिपेंड करेगी कि कितना परम निःश्वसन हो सकता है और निःश्वसित हो सकने वाली अधिकतम वायु की मात्रा कितनी होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ों की वोलेटाइल क्षमता के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, परानिस्यंदन यानी कि अल्ट्रा फिल्टराइजेशन होता है। तो परानिस्यंदन यानी कि अल्ट्रा फिल्टराइजेशन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोमन कैप्सूल में। तो बोमन कैप्सूल में होता है परानिस्यंदन यानी कि अल्ट्रा फिल्टराइजेशन। और बोमन कैप्सूल उपस्थित होता है किडनी के नेफ्रॉन में। ये किडनी के नेफ्रॉन में स्थित होता है बोमन कैप्सूल और अल्ट्रा फिल्टराइजेशन होता है इसमें।
अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। रासायनिक रूप से श्वेत तंतु बने होते हैं, तो रासायनिक रूप से श्वेत तंतु बने होते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलेजन के। कोलेजन के बने होते हैं श्वेत तंतु, और श्वेत तंतु निर्माण करते हैं टेंडन का। टेंडन वो होते हैं जो हमारे मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने में जो ऊतक यूज होते हैं उनको बोलते हैं हम टेंडन, और टेंडन का निर्माण करता है श्वेत तंतु, और श्वेत तंतु का निर्माण होता है कोलेजन से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलेजन। और दोस्तों टेंडन और लिगामेंट अलग अलग चीज़ है। टेंडन जो होते हैं वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं, और जो लिगामेंट होते हैं वो हमारे हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करते हैं। तो फिलहाल के लिए याद रखना है, टेंडन बने होते हैं श्वेत तंतु से, और श्वेत तंतु बने होते हैं कोलेजन के। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो कि, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो कि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्विसूत्री डीएनए को काटने का काम करते हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो होते हैं जो कि द्विसूत्री डीएनए को काटने का काम करते हैं, और कुछ भी तरीके का अगर ये डीएनए में बदलाव देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ये डीएनए को काट देते हैं। और साथ ही साथ जो वायरल शरीर को अटैक करता है तो उसको भी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रोकने का काम करते हैं, और इसीलिए इसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है कि आर्कियोप्टेरिस्क एक जीवाश्म है जो संयोजी कड़ी है। तो आर्कियोप्टेरिस्क एक जीवाश्म है जो संयोजी कड़ी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पक्षी तथा सरीसृप की। ये पक्षी तथा सरीसृप की कड़ी होती है आर्कियोप्टेरिस्क। और आर्कियोप्टेरिस्क जो होती है वो डायनासोर की प्रजाति की होती है। आपने देखा होगा वो एक मूवी है जोरासिक पार्क का, जोरासिक पार्क एक मूवी है, उसमें आपने उड़ने वाले डायनासोर जो देखे होंगे उसी को बोलते हैं हम आर्कियोप्टेरिस्क। तो उसके जो जीवाश्म होते हैं वो संयोजी कड़ी होते हैं पक्षी तथा सरीसृप की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, यूपी 308 किस फसल की किस्म है। तो यूपी 308 किस फसल की किस्म है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गेहूं की। ये गेहूं की एक किस्म होती है यूपी 308। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, कॉपर का शुद्धिकरण किया जाता है। तो कॉपर का शुद्धिकरण किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है कॉपर का शुद्धिकरण। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक आंद्रताग्राही व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक आंद्रता व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेरिक अम्ल। स्टेरिक अम्ल जो होता है वो सबसे अधिक आंद्रताग्राही व्यवहार प्रदर्शित करता है। और आंद्रताग्राही वो होते हैं जो वातावरण से अधिक आंद्रता ग्रहण कर लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टेरिक अम्ल। और स्टेरिक अम्ल जो होता है एक तरीके का कार्बनिक यौगिक होता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है स्टेरिक अम्ल का C18H36O2। ये होता है स्टेरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, और एक तरीके का कार्बनिक यौगिक होता है, और इसका यूज़ होता है स्टेरिक अम्ल का साबुन बनाने में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टेरिक अम्ल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, CaC2 जल से क्रिया करके देता है। तो CaC2 जल से क्रिया करके देता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, C2H2। C2H2 बनाता है जल से क्रिया करके। और CaC2 जो होता है इसको हम कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, और कैल्शियम कार्बाइड की अगर हम जल से क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है एसिटिलीन, यानी कि ये C2H2 बोलते हैं, इसको हम एसिटिलीन बोलते हैं, और इसको हम कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं। यानी कि कैल्शियम कार्बाइड और जल से क्रिया कराएंगे तो हमें मिल जाएगा एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार पूछा गया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 49 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Na की ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई है। तो
तो Na की ऑक्सीकरण संख्या होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0। Na की ऑक्सीकरण संख्या यानी कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, क्योंकि मुक्त अवस्था में जो भी तत्व पाए जाते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और मुक्त अवस्था में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और क्लोरीन हो गया, ये सब मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था संख्या होती है 0। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। डी ब्रागली समीकरण किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो डी ब्रागली समीकरण प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसा कोई भी कारक जो गतिशील हो उसमें डी ब्रागली समीकरण का उपयोग हो जाता है। और डी ब्रागली समीकरण जो होता है, इसके अनुसार प्रकाश की जो भी किरण होती है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होता है, इसके सभी यानी कि प्रकाश की बात करें हम या फिर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये जो होते हैं ये दोनों अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि ये तरंग अवस्था में भी पाए जाते हैं और कणीय अवस्था में भी पाए जाते हैं। ये बोलता है डी ब्रागली समीकरण। तो ये सभी में लागू होता है जो भी गतिशील हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रति किलोग्राम विलायक में घुले विलेय की संख्या क्या कहलाती है? तो प्रति किलोग्राम विलायक में घुले विलेय की संख्या कहलाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोललता। मोललता जो होती है वो प्रति किलोग्राम विलायक में घुले विलायक की संख्या कहलाती है। और विलेय वो होता है जिसको घोला जाता है, यानी कि विलेय वो होता है जिसको घोला जाता है और विलायक वो होता है जिसमें घोला जाता है। यानी कि अगर एक गिलास पानी में हम 1 चम्मच चीनी घोल दें तो चीनी होगी विलेय और पानी होगा विलायक। तो ये होता है इसकी डेफिनेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोललता। ये प्रति किलोग्राम विलायक में घुले विलायक की संख्या कहलाती है मोललता। और मोललता की जो इकाई होती है वो होती है मोल प्रति किलोग्राम होती है मोलता की इकाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, वह पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देता है वो क्या कहलाता है? तो वह पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देता है वह कहलाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेरक। वो उत्प्रेरक कहलाता है जो अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहलाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टाइट्रियम। टाइट्रियम कहलाता है हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 है, फोटोग्राफी फिल्म को विकसित करने के लिए रासायनिक रूप से कौन सा डेवलपर का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी फिल्म को विकसित करने के लिए रासायनिक रूप से कौन से डेवलपर का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण पदार्थ। इसमें ऑक्सीकरण पदार्थों का यूज़ होता है फोटोग्राफी फिल्म में एज अ डेवलपर। और फोटोग्राफी फिल्म में जो रसायन का प्रयोग होता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। तो आपको ये भी याद रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है ऐसा रसायन और ऑक्सीकरण पदार्थों का यूज़ होता है ऐसा डेवलपर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा का पृथ्वी पर पहुंचने वाला भाग क्या है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का पृथ्वी पर पहुंचने वाला भाग है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 47%। 47% ऊर्जा पहुंचती है पृथ्वी पे सूर्य की। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं वो है, तो जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं वो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चक्राकार गैलेक्सी। हम चक्राकार गैलेक्सी में रहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन 27 में पूछा गया है, दूध से क्रीम निकालने के लिए इसे तेज़ी से घुमाते हैं, इसका कारण है। तो दूध से क्रीम निकालने के लिए इसे तेज़ी से घुमाते हैं, इसका कारण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपकेंद्रीय बल। दूध को तेज़ी से घुमाते हैं और अपकेंद्रीय बल पैदा होता है, इसलिए क्रीम निकल जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 है,
एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को कहते हैं। तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसको विद्युत विभवांतर कहते हैं। और विद्युत विभवांतर की जो इकाई होती है वो होती है वोल्ट, ये भी याद रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, जब एक तेल की पतली परत स्थिर पानी के ऊपर फैला दी जाती है तो रंगों की पट्टियां दिखाई देती है। इस घटना का कारण पूछा गया है। तो जब एक तेल की पतली परत स्थिर पानी के ऊपर फैला दी जाती है तो रंगों की पट्टी दिखाई पड़ती है। इसका कारण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण। ये व्यतिकरण के कारण दिखाई देती है। अब देखते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने का कारण पूछा गया है। तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने का कारण होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव। ये पृष्ठ तनाव के कारण केश नली में द्रव ऊपर की ओर चढ़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।